आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। मैं D.R. टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कांके में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों को MA सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर का तृतीय यूनिट का टॉपिक भूमंडलीकरण के बारे में बताऊंगा, जो इस प्रकार से है। भूमंडलीकरण की धारणा खुली अर्थव्यवस्था की विचारधारा पर आधारित है। भूमंडलीकरण का शाब्दिक अर्थ अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने से समझा जाता है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारिक लेन देन को स्वतंत्रतापूर्वक सीमित नियंत्रण के अधीन किया जाता है। इसमें सार्वजनिक सीमाओं का कोई महत्व नहीं होता। वस्तुतः भूमंडलीकरण तात्पर्य व्यापार का विस्तार, भूमंडल के विभिन्न देशों का विस्तार भूमंडल के विभिन्न देशों में होने से है। यह भूमंडलीकरण बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया जाता है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगम एक उद्यम होता है जिसकी आर्थिक व व्यापारिक क्रियाएं अपने राष्ट्र से बाहर अन्य अनेक राष्ट्रों तक फैली रहती है। आज आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत ने खुली बाजार नीति को अपनाकर भूमंडलीकरण को अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है। भारत में पहले बंद बाजार की नीति क्रियाशील थी, अर्थात भारत का बाजार बंद बाजार माना जाता था, जिसमें तकनीकी तो विदेशों से आती थी किंतु प्रबंध नहीं आता था। किंतु आज भूमंडलीकरण की नीति क्रियान्वित हो जाने से अनेक बहुराष्ट्रीय निगम भारत में व्यापार करने के लिए उत्सुक है और आने की तैयारी में है। इनमें से अनेक बहुराष्ट्रीय निगम ऐसे हैं जो भारत से पहले बंद बाजार नीति कारण पहले जा चुके हैं, जैसे कोका कोला, IBM पुनः भारत आ गए। इसके अतिरिक्त भारत में उद्योग या निगम पहले से कार्यरत हैं, वे जो अब भूमंडलीकरण नीति कारण पूंजी का प्रतिशत बढ़ाकर प्रबंध नियंत्रण अपने अधिकार में ले सकते हैं, जैसे काइनेटिक, होंडा, SRF, LML आदि न्यूनतम तकनीक देने के बहाने प्रबंध नियंत्रण और पूंजी में भाग ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण का वास्तव में क्या मूल्य उद्देश्य है, जो इस प्रकार से है। पहला, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि करने के लिए विदेशी विनिवेश तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है। दूसरा, विनिमय दरों में परिवर्तन को कम करना। तीसरा, भुगतान संतुलन को ठीक करना या संतुलित करना। चौथा, देश में औद्योगिक विकास करने के लिए विदेशी निवेशकों एवं विदेशी संस्थाओं या उपकरणों को देश में व्यापार और उद्योग करने की अनुमति प्रदान करना। उत्पादन में वृद्धि करना, उद्योगपतियों को देश में नवीन उद्योग की स्थापना का अवसर देना तथा विदेशी उद्योगपति को इनके लिए प्रेरित करना। अब हम देखते हैं भूमंडलीकरण कार्यक्रम के साधन या माध्यम किसके द्वारा ये ऐसे करते हैं। भूमंडलीकरण किस प्रकार से प्रसिद्ध कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात। दूसरा, एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी द्वारा प्रदत्त लाइसेंस पर उत्पाद निर्मित करने के व्यापार कर सके, अर्थात किसी एक देश की कंपनी दूसरे देश में जो लाइसेंस है उसके आधार पर उत्पादन करने की स्वतंत्रता होती है। एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत उसके माल या सेवा का विक्रय करे, या इसे फ्रेंचाइज कहा जाता है। एक देश कंपनी दूसरे देश कंपनी से के आदेश पर माल तैयार करके उसको भेजे अथवा ठेके पर काम करे। एक देश की कंपनी दूसरे देश की कल पूर्जे देकर उत्पाद का एकीकरण करवाए। एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपने उत्पाद इकाइयाँ या व्यावसायिक इकाई स्थापित करे। दो देश की कंपनियां आपस में विलय करे अथवा आपस में संयुक्त रूप से अंतर्गत व्यापार करें। अंत में दो देश आपस में व्यापार समझौता करे आदि। इस प्रकार इन माध्यमों के अनुसार से कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार करती है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में देखेंगे। आर्थिक सुधार के क्षेत्र में भारत में भूमंडलीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसके दो प्रमुख घटक है। प्रथम, तकनीकी परिवर्तन और दूसरी, प्रतिस्पर्धा का विकास। वास्तव में भारत में भूमंडलीकरण को प्रोत्साहित करने में तकनीकी परिवर्तन की प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका रही। वस्तुओं का कम लागत पर निर्माण करना तथा उन्नत किस्म का उत्पादन करके अच्छे उत्पाद तैयार करना तकनीकी परिवर्तन से ही संभव होता है। भारत में भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने में प्रतिस्पर्धा के विकास का होना है। वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग प्रतिस्पर्धा है। भारत में प्रतिस्पर्धा के कारण ही कंपनियों को विदेशों में नए बाजार खोजने की आवश्यकता हुई और इसी के फलस्वरूप ही उत्पादित वस्तुओं का विक्रय करने की नवीन विधियां या प्रणालियां का विकास हुआ। विदेशी कंपनियों के प्रतिस्पर्धा के भय से ही
देसी या घरेलू कंपनियां भी विश्व की कंपनियों की अपेक्षा अपने को स्थापित करने में जुट गई, जिससे भारत में भूमंडलीकरण का अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अर्थात हमारे देश की कंपनियां भी उनके प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना योगदान देने लगी और उसके अपने जो तकनीकी कार्य क्षमता है उसमें विकास करने लगी। वास्तविकता यह है कि भारत में 1978 में 833 सहायक कंपनियां थी जो बहुराष्ट्रीय निगमों से संबंध थी तथा जो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीबद्ध थी। भारत सरकार की नीति इन बहुराष्ट्रीय निगमों का भारतीकरण करने की थी। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने कुछ अधिकार ले लिए, जिसके फलस्वरूप सरकार ने इन सभी 883 कंपनियों से कहा था कि वे अपनी पूंजी में विदेशियों का हिस्सा 40% करने का प्रयास करें। अतः 700 कंपनियों ने अपनी पूंजी में विदेशियों का हिस्सा 40% कर दिया। लगभग 100 कंपनियों को 51% पर बने रहने की अनुमति दे दी गई। लगभग 40 को 74% पर बने रहने की आज्ञा दे दी गई, लेकिन कोको कोला व IBM इस प्रकार विदेशी हिस्सा कम करने को तैयार नहीं हुए, अतः उन्होंने अपने व्यापार को बंद कर दिया। परंतु अब सरकार की नीति में परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन नीति के अंतर्गत 51% तक पूंजी लगाने की अनुमति सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत दी गई है, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय निगमों की क्रियाएं भारत में बढ़ी। अगस्त 1991 से दिसंबर 1997 के बीच भारत सरकार ने 5,538 विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग प्रस्तावों तथा 7,407 विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्रस्तावों की स्वीकृति दी। इस प्रकार भारत में भूमंडलीकरण की अत्यधिक बढ़ावा मिला है। आज भी 20 उद्योग ऐसे जहां नवीन आर्थिक नीति के प्रारंभ होने के पश्चात बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव अति तीव्र गति से बढ़ा है तथा भारत में विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। जैसे हिंदुस्तान लीवर समूह ने प्रतिस्पर्धा टाटा आयल मिल सहित कई कंपनियों को अपने समूह में ले लिया। इसी प्रकार आइसक्रीम बाजार में भी लीवर समूह क्वालिटी द्वारा बनाए गए बाजार के सहारे वास को जमाया जा रहा है, क्योंकि वास ने भारतीय क्वालिटी आइसक्रीम को खरीद लिया है। रेफ्रिजरेटर उद्योग में भारत की कैलविनेटर व गोदरेज कंपनियों पर क्रमशः अमेरिका की वर्लपूल व GI की पकड़ है। टेलीविजन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बाहर आई है, जैसे सोनी, अकाई, नेशनल, पेनासोनिक वैक्यूम क्लीनर का बाजार अब पूरे तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पकड़ में है। सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग पर अब कोको कोला का अधिक पैसा है, जो अमेरिकी है। कई भारतीय कंपनियों ने अपने व्यवसाय उन्हें बेच दिए। मोटरसाइकिल कार उद्योग में भी कई विदेशी कंपनियां भारत में आ चुकी। चाय उद्योग में ब्रुक बॉन्ड व लिप्टन कंपनियों का विलय हो चुका है और इन्हें हिंदुस्तान लीवर ने खरीद लिया। भारत में भूमंडलीकरण को जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए बढ़ावा देने की बात कही गई थी, वह उद्देश्य पूरे होने की संभावना नहीं रह गई है। बजाज ऑटो के प्रबंधक का कहना है कि विदेशी कंपनियां अपेक्षाकृत कम कीमत का भुगतान करके भारतीय बाजार में अपना पैर पसार रही, क्योंकि उदारीकरण का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। वास्तव में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्रबंध कौशल, निर्यात वृद्धि आदि का जो आकलन किया गया था वे खड़े नहीं उतर सके, बल्कि इससे कई क्षेत्रों में स्वदेशी उपकरण नष्ट हो गए तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों ने कम निवेश के द्वारा ही बाजार पर संपूर्ण आधिपत्य कर लिया। वर्तमान समय में 20,000 करोड़ रुपये की टिकाऊ वस्तुओं के उपभोक्ता बाजार में आज अशुभ संकेत मिल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र की भारतीय कंपनियों का हिस्सा घटकर 35% रह गया है। विदेशी कंपनियों ने रंगीन टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तथा इस प्रकार के अन्य उत्पादों में भी अपना हिस्सा 65% बढ़ा लिया है, जिससे आज व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां नहीं टिक पा रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण की नीति के फलस्वरूप आज भारतीय उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हार मानकर आज भारतीय उद्योगपति अपने उद्योगों को विदेशियों के हाथ बेच रहे हैं। जैसे थम्स अप, माजा, लिम्का, गोल्ड स्पॉट आदि हल्के पेय उत्पादों को भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशी निगम कोको कोला को 120 करोड़ रुपये में बेच दिया है। भारत में क्रियाशील यह प्रक्रिया देश के लिए हानिकारक और घातक है। ऐसा सुना जा रहा है कि किस मिनरल वाटर को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। अधिकांश नवीन स्वीकृतियों को विदेशियों को दे दी गई। इस उनका 51% निवेश महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है, जो भारतीय उद्योग जगत के लिए हानि अहितकारक है। आज ऐसा अनुमान है कि लगभग 5,000 भारतीय लघु इकाइयाँ अब तक बंद हो चुके हैं, जिसकी कारण लगभग 25 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो चुके हैं। अब हम भूमंडलीकरण की परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत में भूमंडलीकरण की नीति और कार्यक्रम के वर्णन से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के शुभ संकेत नहीं मिले हैं।
बल्कि विदेशी उद्योगों के समक्ष भारतीय उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं तथा भारतीयों में भूमंडलीकरण के प्रति भारी आशंकाएं हैं। लोगों का यह मानना है कि भारतीय उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में पीछे रह जाएंगे। इससे ऐसी संभावना प्रबल है कि बहुत से उद्योग बंद हो जाएंगे, जैसी कि अनेक इकाइयाँ बंद हो चुकी है। उद्योगपतियों को अपने उद्योगों में घाटा लगेगा, श्रमिकों में बेरोजगारी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, भविष्य में ये विदेशी कंपनियां देश का शोषण करेंगी और भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, अर्थात देश की आत्मनिर्भरता प्रभावित होगी। इस प्रकार भूमंडलीकरण से जहां एक और औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भारत में बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को आघात पहुंचेगा, क्योंकि विदेशियों के आगमन से के पश्चात सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों और धारणाओं का आगमन होगा, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक तनाव और संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी तथा भारतीय संस्कृति को आघात झेलना पड़ेगा तथा विदेशियों की भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के तत्वों का बाद में प्रसार बढ़ेगा। फलस्वरूप संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया को बल मिलेगा, साथ ही साथ धर्मांतरिक प्रक्रिया भी जोर पकड़ेगी, जैसे कि पहले ईस्ट कंपनियों के आगमन से हुआ है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत में भूमंडलीकरण की नीति का क्रियान्वयन करना तथा विदेशी कंपनियों को आमंत्रण देना उपयुक्त न होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों से भारत और भारत के लोगों के लिए भूमंडलीकरण पूर्णतः निरर्थक है तथा अनुपयुक्त है। इससे प्रगति के स्थान पर अवनति की संभावना अधिक है। अतः आज का यह अध्यापन कार्य समाप्त होता है।